हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है एस अटर्नी। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर कोर्ट ड्रामा मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस्टी फे नाम की एक औरत को देखते हैं। मिस्टी इंसानों को आत्माओं से कनेक्ट करने की एक मीडियम थी। इधर गवर्नर ऑफिशियल्स मिस्टी के जरिए एक खास आदमी के हत्यारे का पता करना चाहते थे। दूर से ये सब मिस्टी की बेटी आयासातो और मिया देख रही होती हैं। तभी मिस्टी को अपने विजन में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा एक गन उठाकर उसकी बुलेट से उसी खास आदमी को मार डालता है। अब मिस्टी हत्यारे का नाम जानने के लिए आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट करती है। इसी दुनिया में वो खास आदमी यानी पार्क था, जिसके मर्डरर का नाम जानने ये सारे ऑफिशियल्स यहाँ जमा हुए थे। पार्क बताता है कि मेरी हत्या जॉन एडवर्ड ने की थी। तो यही बात मिस्टी सभी लोगों को बताती है। लेकिन तभी मिस्टी को अचानक से दौरा पड़ता है और अब वो मूवी के हीरो लॉयर नारुहुदो को देखते हैं। नारुहुदो कोर्ट में बता रहा था कि ये घड़ी 2 घंटे लेट है, यानी जब आप विक्टिम के कमरे में गए थे उस वक्त 2 नहीं सिर्फ 12 बज रहे थे। इससे साबित होता है कि आपकी गवाही गलत है। तब विरोधी लॉयर कहता है ऐसा भी हो सकता है कि घटना वाले दिन ये घड़ी ठीक हो और बाद में इसे किसी ने 2 घंटे फास्ट किया हो। नारुहुदो कहता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। इसे सुन नारुहुदो का क्लाइंट रॉय गुस्से से खड़ा होता है, लेकिन जज रॉय को वापस अपनी सीट में बैठने कहता है तो रॉय माफी मांगकर अपनी जगह चला जाता है। वहीं यहाँ नारुहुदो को अपने विरोधी लॉयर से डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि नारुहुदो अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं आया था, जिससे कोर्ट का काफी समय बर्बाद हुआ। तभी सीन इसी के पैरेलल वाले कोर्ट पर शिफ्ट होती है। यहाँ लॉयर राइजी बता रहा था कि आप ये कॉस्ट्यूम पहनकर चोरी छिपे दूसरे स्टूडियो में गई थी। हमें ये बात वहीं के राइटर ने बताई। दरअसल यहाँ राइजी ये सारा इल्जाम मैरी नाम की एक्ट्रेस पर लगा रहा था। मैरी कहती है ये सब झूठ है। राइजी कहता है अब कोई फायदा नहीं, हमने उस राइटर से सारा बयान पहले ही ले लिया है। इसे सुन मैरी गुस्सा होती है और मैरी का लॉयर कहता है ये किसी पर इल्जाम साबित करने का तरीका नहीं है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। राइजी कहता है इस बात का फैसला जज करेंगे। तो यहाँ जज फैसला सुनाने जा रहा होता है। तभी बीच में मैरी का लॉयर कहता है क्या फैसले को हम थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सकते? वैसे भी इस केस की तारीख खत्म होने में अभी भी 3 दिन बचे हैं। तो इधर राइजी इस बात को इग्नोर करके जज को फैसला सुनाने कहता है और इससे हम समझ पाते हैं कि राइजी एक काफी स्मार्ट लॉयर है जो अपने केस को समय से पहले ही सॉल्व कर लेता है। वहीं नारुहुदो राइजी का एकदम उल्टा है। तभी इतने में वहाँ नारुहुदो की मेंटर लॉयर मिया आती है। मिया नारुहुदो के पास आकर कहती है ये विक्टिम का पासपोर्ट है। इसके अनुसार विक्टिम हादसे से 1 दिन पहले ही अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में टाइम जापान से 2 घंटे फास्ट है और विक्टिम ये घड़ी अमेरिका से ही लाया था। मतलब कि विक्टिम की घड़ी का टाइम कभी नहीं बदला गया, बल्कि वो टाइम शुरुआत से ही 2 घंटे फास्ट था। इसे सुन विरोधी लॉयर के होश उड़ जाती हैं। वहीं उस लॉयर का क्लाइंट पकड़े जाने पर अपनी विग उछालकर फेंक देता है और अब जज फैसला सुनाते हैं कि मुल्जिम जॉय निर्दोष है। मतलब जॉय मिया की वजह से एकदम लास्ट टाइम पर बच गया। आगे ये तीनों कोर्ट से बाहर निकलते हैं। यहाँ जॉय को लगा था कि मीडिया उसकी तस्वीरें खींचेगी, लेकिन कोई भी जॉय पर इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसे देख जॉय को बहुत गुस्सा आता है और जॉय मीडिया पर चिल्लाने लगता है। लेकिन लॉयर नारुहुदो जॉय को शांत कराते हैं। असल में नारुहुदो और जॉय बचपन के दोस्त थे। तभी वहाँ मिया आकर जॉय को कांग्रेट्स करती है। तब जॉय कहता है आपने मेरी आखिरी समय में आकर बहुत मदद की, वरना आज नारुहुदो के भरोसे मैं ये केस हार ही जाता, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर जॉय अपना बैग खोलकर मिया को एक स्टैचू गिफ्ट करता है। जॉय बताता है कि इस स्टैचू का मुंह मोड़ते ही ये आपको टाइम बताएगा। मिया कहती है मतलब ये एक बेकार सी घड़ी है। नारुहुदो कहता है इस तरह की अजीबोगरीब चीजें ये अपनी दुकान में बहुत बेचता है। तब जॉय कहता है ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुद की इंटेलिजेंस है, यानी कि आपको पूछने पर टाइम के साथ साथ उस टाइम पर घटे हुए इंसिडेंट के बारे में भी बताएगी। तो इतनी जिद करने पर मिया इसे रख लेती है। इस दौरान हमें कुछ लोकल न्यूज़पेपर से पता लगता है कि लॉयर राइजी ने वो कॉस्ट्यूम वाला केस जीत लिया, जबकि उस केस में एविडेंस ना के बराबर थे। रात में मिया अपने एक पुराने केस की फाइल पढ़ रही थी, लेकिन मिया को इस केस में काफी समय से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसलिए मिया परेशान होकर अपना मूड हल्का करने के लिए रॉय की दी हुई घड़ी को देखने लगती है। इस घड़ी को देखते ही मिया के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और मिया कोर्ट के नीचे बने बेसमेंट के अंदर जाती है। इस बेसमेंट में पुराने केसेस के एविडेंस रखे जाते थे। मिया की नजर यहाँ रख के एक बुलेट पर पड़ती है, जिसे DL6 केस में यूज किया गया था। अब ये केस क्या है ये आपको आगे पता लगेगा। फिर मिया उस बुलेट को लेकर बेसमेंट से चली जाती है, लेकिन इधर मिया को आइसुके नाम का आदमी भागते हुए देख लेता है। आगे मिया इस केस के बारे में बात करने नारुहुदो को अपने ऑफिस बुलाती है, लेकिन नारुहुदो इससे पहले लिफ्ट में चढ़ पाता। उतने में
में ही एक लेडी नारुहुदो से पहले लिफ्ट में चढ़ जाती है, जिस वजह से नारुहुदो को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी तरफ मिया नारुहुदो के आने का इंतजार कर रही थी, पर इतने में ही वहाँ मिया के पीछे कोई अनजान आदमी आता है, जिसे देख मिया घबरा जाती है। फिर इसके बाद जब नारुहुदो मिया के ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ उसे मिया की लाश दिखती है। इसे देख नारुहुदो हैरान होता है। यहाँ नारुहुदो देखता है कि मिया के सर पर काफी गहरा घाव था और शायद किलर ने मिया को पास रखे क्लॉक से मारा हो। इसे देखते ही नारुहुदो की नजर सामने वाली लेडी आया सातो पर पड़ती है। दोस्तों, ये वही लेडी थी जो नारुहुदो से पहले लिफ्ट में चढ़ी थी। आया सातो को लगता है कि नारुहुदो किलर है, लेकिन नारुहुदो इस पर मना करते हुए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने फोन की तरफ बढ़ता है, पर यहाँ ये फोन पहले से ही किसी ने तोड़ रखा था। तभी इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देख नारुहुदो के होश उड़ जाते हैं। नारुहुदो कहता है कि मिया को मैंने नहीं मारा। पुलिस इंचार्ज कहता है, हमें पता है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बल्कि इस लेडी को अरेस्ट करने आए हैं। विटनेस ने हमें सारी रिपोर्ट फोन में दे दी थी। तभी नारुहुदो देखता है कि मिया की ऑफिस की खिड़की के उस पार से आइसुके ने पूरा इंसिडेंट देख लिया था और आइसुके ने ही यहाँ पुलिस को बुलाया है। अब इंचार्ज जब आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ जमीन में उसे एक कागज दिखता है। इसमें मिया ने मरते वक्त खून से आया सातो का नाम लिखा हुआ था। वहीं जो लेडी उस कमरे में खड़ी थी उसका नाम भी आया सातो था, इसलिए इंचार्ज आया सातो को अपने साथ चलने कहता है। आगे आया सातो कस्टडी में अपने बारे में बताती है, जिससे हमें रिवील होता है कि आया सातो उसी मिस्टी फेन नाम की मीडियम की छोटी बेटी है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं लॉयर मिया फे मिस्टी की बड़ी बेटी थी, जिसने मीडियम वाला काम छोड़ दिया था। आया सातो आगे बताती है, आज शाम मुझे मेरी बहन मिया ने कॉल करके बताया था कि मैंने मेरी सबसे मुश्किल केस का सुराग ढूंढ लिया है, तुम बस जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ। और हाँ, मुझे मेरे एक क्लाइंट ने अजीब सी स्टैचू वाली घड़ी गिफ्ट की है, लेकिन अब मैंने इसे एक नॉर्मल स्टैचू बना दिया है। ये सारी वॉइस कॉलिंग पुलिस ऑफिसर नारुहुदो को दिखाता है, क्योंकि नारुहुदो ही इस केस में आया सातो को डिफेंड करने वाला था। लेकिन ऑफिसर कहता है, तुम इस केस को नहीं जीत सकते क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट राइजी कुन है। तो यहाँ राइजी का नाम सुनकर नारुहुदो के होश उड़ जाते हैं। आगे मुकदमे वाले दिन राइजी जब नारुहुदो के सामने कोर्ट में एंटर करता है, तब नारुहुदो राइजी को टोकते हुए कहता है, आखिरकार हम फिर से मिल ही गए राइजी। इसे सुन राइजी ज्यादा कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि राइजी, जॉय और नारुहुदो बचपन में दोस्त थे और इन तीनों की बॉन्डिंग साथ में बहुत अच्छी थी। इधर प्रेजेंट वाला जॉय कहता है, राइजी काफी बदल गया। नारुहुदो कहता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जॉय नारुहुदो को कोर्ट के मुकदमे का एडमिशन टिकट दिखाता है, इससे जॉय किसी भी ट्रायल को अटेंड कर सकता था। आगे सस्पेक्ट के रूप में आया सातो को कोर्ट में पेश करते हैं और यहाँ नीचे सबटाइटल से हमें समझ आता है कि जापान में क्राइम्स और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं तेजी से बढ़ते हुए केसेस को कम करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने बेंच ट्रायल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। बेंच ट्रायल सिस्टम में दोनों अपोनेंट लॉयर आमने सामने आकर 3 दिन के अंदर सारे गवाह और सबूतों को पेश करते हैं। अगर 3 दिन में भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो उस केस को वहीं रद्द कर दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले राइजी कहता है, मैं इस केस के पुलिस इंचार्ज मिस्टर नोबिसुके को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। आगे नोबिसुके बॉक्स में आकर कहता है, जैसे ही मैंने क्राइम सीन में एंटर किया वैसे ही मुझे वहाँ मिया की डेड बॉडी मिली। मिया के सबसे करीब उस वक्त आया सातो खड़ी थी और मिया ने एक नोट में आया सातो का नाम अपने खून से भी लिख रखा था, यानी आया सातो ही अपनी बहन मिया की कातिल है। ये सुनते ही लॉयर राइजी चुटकी बजाता है और राइजी की चुटकी बजाते ही कोर्ट की सीलिंग से एक बड़ी सी मशीन निकलती है। उस मशीन के प्रोजेक्टर से राइजी मिया के लिखे आखिरी वर्ड्स यानी आया सातो का नाम दिखाता है और बताता है कि ये वर्ड्स मिया ने मरते वक्त खुद के इंडेक्स फिंगर से लिखे थे, इसलिए फिंगर और कागज में लगे ब्लड मैच हो रही हैं। तो अब राइजी के बाद अपना पक्ष रखने की बारी नारुहुदो पर आती है। नारुहुदो कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस नोट में आया सातो का नाम मिया ने नहीं बल्कि मिया की उंगली से उसके असली हत्यारे ने लिखे हों। ऐसा कहते हुए नारुहुदो मेज पर अपना हाथ रखता है, जिससे होलोग्राम ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती है। नारुहुदो इस रिपोर्ट को सामने की तरफ फेंकता है और सबको पढ़ते हुए बताता है कि मिया के सर पर किसी ने भारी लोहे से वार किया था, जिस वजह से मिया कुछ सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाई। तो ऐसी सिचुएशन में मिया भला किसी का नाम कैसे लिख सकती है? राइजी कहता है, मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट आउटडेटेड है, कल ही इस केस का नया रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मिया मरने के कुछ मिनट पहले तक जिंदा थी और इसी दौरान मिया ने आया सातो का नाम लिखा था। नारुहुदो घबराते हुए कहता है, लेकिन मुझे इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तब जज कहता है, इस तरह के एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर नारुहुदो, आपने लापरवाही की। राइजी कहता है, खैर अब तहकीकात आगे बढ़ाते हुए मैं कोर्ट में इस केस के इकलौते विटनेस मिस्टर आइसुके को बुलाना चाहूंगा।
चाहूंगा। आगे आइसुके विटनेस बॉक्स में आकर कहता है, मेरा नाम आइसुके है और मैं प्रोफेशन से एक मैगजीन रिपोर्टर हूँ। इसे सुन आयासातो को याद आता है कि उसकी मॉम पर आर्टिकल लिखने वाले का नाम भी आइसुके था, यानी यही आइसुके वो वाला रिपोर्टर है। अब आइसुके कहता है, हादसे की उस रात मैं लेमन टी पीते हुए अपनी खिड़की के पास गया और वहाँ सामने से मैंने आयासातो को उसकी बहन मिया के ऑफिस में देखा। इधर मिया आयासातो से बचकर भाग रही थी, लेकिन आयासातो ने मिया का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नारुहितो कहता है, आयासातो ने किस मर्डर वेपन का यूज किया था? आइसुके कहता है, वो एक स्टैचू जैसी शेप की दिखने वाली घड़ी थी। नारुहितो कहता है, एक सेकंड रुकिए, अभी आपने कहा कि आयासातो ने मिया को स्टैचू जैसी घड़ी से मारा था। योर ऑनर, अब आप जरा इस स्टैचू की तरफ गौर से देखिए, क्या ये किसी भी एंगल से देखने पर घड़ी की तरह दिखती है? जज कहता है, नहीं, ये तो बस नॉर्मल सा स्टैचू ही लग रहा है। नारुहितो कहता है, करेक्ट, कोई भी इंसान अगर पहली बार इस घड़ी को देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये एक स्टैचू है। फिर आपको इसके घड़ी होने का पता कैसे चला? आइसुके थोड़ा सोच कर कहता है, दरअसल मैंने घटना के बाद इस स्टैचू के टाइम बताने की आवाज सुनी थी। राइजी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी मिस्टर आइसुके का कमरा और क्राइम सीन ज्यादा दूर नहीं थे। इसे सुन नारुहितो को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या कहे, लेकिन तभी आयासातो को कुछ याद आता है और आयासातो खड़ी होकर कहती है, मेरी बहन मिया ने मुझे कॉल पर बताया था कि उसने उस पुतले के सारे मटेरियल्स हटाकर इसे घड़ी से वापस एक नॉर्मल पुतला बना दिया है। तो ये सुनते ही नारुहितो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वह उस घड़ी वाले पुतले की एक बार तहकीकात करके देखे। तो यहाँ जज नारुहितो की बात मानकर उस पुतले यानी स्टैचू का हेड जैसे ही मोड़ता है वैसे ही उसकी स्प्रिंग बाहर आ जाती है। नारुहितो कहता है, हादसे से पहले ही मिस मिया ने इस घड़ी को वापस स्टैचू बना दिया था। फिर मिस्टर आइसुके को इसकी घड़ी होने का पता कैसे चला? आइसुके कहता है, शायद मैंने ऐसी ही दूसरी घड़ी मार्केट में देखी हो। नारुहितो कहता है, इस घड़ी को खुद मेरे दोस्त ने बनाया था, तो आपने इसका दूसरा मॉडल किस मार्केट में देख लिया? तो यहाँ आइसुके बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन तभी आइसुके को एक आइडिया आता है। आइसुके कहता है, मैं भूल गया कि मैंने इस घड़ी को किस मार्केट में देखा था। इसे सुन कोर्ट में सभी आइसुके पर भड़कने लगते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर विटनेस किसी बयान को भूल जाए तो कोर्ट उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती, और इसी लॉ का फायदा आइसुके ने उठाया। नारुहितो कहता है, खैर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हादसे के फिक्स टाइम पर ही खिड़की के पास क्यों गए थे? आइसुके कहता है, दरअसल मुझे मिया के कमरे के पास से किसी ग्लास लैम्प के टूटने की आवाज आई थी। राइजी कहता है, हाँ मिया के कमरे में एक ग्लास लैम्प टूटा हुआ मिला, ये रही उस लैम्प की तस्वीर। इन्हें देखकर नारुहितो कहता है, वैसे आपको कैसे पता लगा कि वो आवाज ग्लास लैम्प की ही टूटने की थी? क्योंकि आपके पहुंचने तक तो वो लैम्प टूट गया होगा। आइसुके कहता है, सॉरी मैं एक छोटी डिटेल मिस कर गया, मेरे आने से बिल्कुल नैनो सेकंड पहले ग्लास लैम्प नीचे गिरने वाला था। नारुहितो कहता है, आप अपना ही स्टेटमेंट बदल रहे हैं। खैर एक बार आपके और विक्टिम के लोकेशन को व्यू करते हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप अपनी मिरर से बस रेड एरिया जितना ही देख सकते थे। अब बताइए इस रेड एरिया के बीच वो ग्लास लैम्प कहाँ रखा गया था? तो आइसुके इसका जवाब नहीं दे पाता। तब नारुहितो कहता है, मैं बताता हूँ, वो ग्लास लैम्प कमरे के रेड एरिया से बिल्कुल परे था, यानी जिस खिड़की से आप झांक रहे थे उस खिड़की से झांकने पर आपको वो ग्लास लैम्प कभी भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब आप साफ साफ झूठ बोल रहे थे। तब राइजी कहता है, आइसुके अब शायद तुम्हें अपनी सच्चाई और नहीं छिपानी चाहिए। असल में आइसुके ने मिया के ऑफिस में वायर टैप लगा रखे थे। दरअसल हमें मिया के ऑफिस से उसका टूटा हुआ फोन मिला और उस फोन के अंदर ये वायर टेप फिक्स थी, लेकिन इसे फिट करने के बाद मिस्टर आइसुके फोन को अच्छे से ज्वाइंट करना भूल गए। शायद उसी फोन के वायर टैप की वजह से मिस्टर आइसुके को स्टैचू वाली घड़ी और ग्लास वाले लैंप के बारे में पता लगा हो। आइसुके कहता है, हाँ यही सच्चाई है। जब मैं एक हफ्ते पहले वायर टैप फिक्स करने मिया के ऑफिस गया था तभी मैंने वो लैंप वहाँ देखा था। राइजी कहता है, योर ऑनर, इसका मतलब मिस्टर आइसुके ने मिस मिया के फोन में सिर्फ वायर टैप फिट किया था, लेकिन मिया की असल हत्या मिस आयासातो ने की थी। जज कहता है, तो अब फैसला सुनाने का समय आ गया। लेकिन तभी नारुहितो जोर से चिल्लाता है और जज से थोड़ा टाइम और मांगकर अपनी पुरानी फाइल चेक करने लगता है ताकि इनसे कोई क्लू ढूंढ सके। इस दौरान आयासातो भी नारुहितो की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो आत्माओं की दुनिया में ध्यान लगाने लगती है। दरअसल ये तरीका आयासातो को उसकी मॉम मिस्टी ने ही सिखाया था। यहाँ नारुहितो ऐसा समझता है कि ये केस उसके हाथों से निकल गया, पर तभी नारुहितो को उसकी मेंटोर मिया की आवाज आती है और जब नारुहितो आयासातो की तरफ देखता
है तो उसे आयासातो की जगह मिया की आत्मा दिखाई देती है। दरअसल आयासातो ने अपनी बहन मिया की आत्मा से कनेक्ट कर लिया था। यहाँ नारुहितो महसूस करता है कि सिर्फ वही मिया की आत्मा को देख सकता है, उसको छोड़कर इवन जज भी मिया को नहीं देख सकते। यहाँ मिया कहती है तुम ये केस पहले ही जीत चुके हो और सच्चाई तुम्हारे हाथ में है। ऐसा कहकर मिया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं जब नारुहितो अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में एक कागज था। नारुहितो उस कागज को देखकर कहता है मैं अब भी ये केस नहीं हारा। ऐसा कहकर नारुहितो वो कागज स्क्रीन में शो करता है तो ये वही कागज था जिसमें मिया ने आयासातो का नाम लिखा था। नारुहितो इस कागज को पीछे पलट कर दिखाता है तो इसके पीछे एक रिसिप्ट थी और उस रिसिप्ट में लिखा हुआ था कि मिस मिया ने वो लैम्प स्टैंड घटना के एक दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन मिस्टर आइसुके का कहना था कि उन्होंने ये लैम्प स्टैंड वायर टैप फिट करते वक्त एक हफ्ते पहले देखा था। इसका मतलब आइसुके हम सबसे झूठ बोल रहे थे और असल में आइसुके ने ये लैम्प स्टैंड मर्डर वाली रात देखा था, क्योंकि उस रात मिस मिया का मर्डर करने खुद आइसुके ही गए थे। आइसुके कहता है ये झूठ है, हाँ मैं मर्डर वाली रात मिया के घर जरूर गया था, लेकिन मैंने मिया को नहीं मारा और तुम्हारे पास ये साबित करने का कोई सबूत भी नहीं। इसे सुन आइसुके पर सारी ऑडियंस भड़क जाती है, क्योंकि सबको पता था कि आइसुके झूठ बोल रहा है। लेकिन जज सबको शांत कराते हुए कहता है तमाम सबूतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर आइसुके ने क्राइम सीन के बारे में जो भी बताया वो सब झूठ था, इसलिए कोर्ट मिस आयासातो को बाइज्जत बरी करने का फैसला करती है। तो इसे सुन नारुहितो बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं आयासातो उतनी खुश नहीं दिखती। अब फैसला होने के बाद आइसुके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पुलिस आइसुके को रास्ते में ही रोककर अपने साथ तहकीकात के लिए चलने कहती है। तभी आयासातो आइसुके की तरफ मुड़कर कहती है जरूर ये सब तुमने 15 साल पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए किया होगा। तुमने मेरी माँ को डिफेम करके उनकी जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी थी और अब तुमने मेरी बहन मिया को भी मार डाला। ऐसा कहकर आयासातो आइसुके पर बहुत चिल्लाती है। आगे नारुहितो आयासातो से उसके और आइसुके के 15 साल पहले वाले कनेक्शन के बारे में पूछता है तो आयासातो बताती है कि पार्कलाम के पुराने लॉयर का किसने मर्डर किया ये पता करने गवर्नर ऑफिशियल्स मेरी मॉम के पास आए थे और तब मेरी मॉम ने उन्हें जॉन एडवर्ड का नाम बताया था। बस फिर क्या था, जॉन एडवर्ड नाम के उस शख्स को सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट कर लिया गया और ये केस मीडिया और रिपोर्टर्स ने खूब उछाला। उन्हीं रिपोर्टर में से एक आइसुके भी था। आइसुके अपने न्यूज में लगातार ये लिखता था कि मेरी मॉम मीडियम बनकर बस लोगों को बेवकूफ बनाती है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और फिर अचानक एक दिन मेरी मॉम यानी मिस्टी फे कहीं गायब हो गई। नारुहितो कहता है मिया ने मरने से पहले मुझे कॉल पर बोला था कि उसे मिस्टर पार्क के केस का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है, लेकिन शायद मिस्टर आइसुके ने मुझसे पहले ही मिया के घर पहुंचकर उस एविडेंस को कहीं छिपा दिया और अभी तक वो एविडेंस लापता है। आगे नारुहितो मिस्टर पार्क के मर्डर केस की फाइल निकालता है तो यहाँ इस मर्डर केस को DL6 नाम दिया गया था। नारुहितो बैठकर इस फाइल को पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि लॉयर पार्क जिनका कत्ल हुआ था वो असल में लॉयर राइजी के फादर थे। तभी सीन एक अनजान आदमी और राइजी पर शिफ्ट होता है। ये दोनों एक बोट में थे। तभी अचानक सामने वाला वो आदमी एक गन निकालकर राइजी की तरफ शूट करता है, जिससे राइजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब राइजी अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने वाला आदमी बोट में नहीं दिखता। इसे देख राइजी को समझ नहीं पाता। अगली सुबह आयासातो हड़बड़ी में नारुहितो के पास आती है और उसे टीवी ऑन करने कहती है। यहाँ टीवी ऑन करते ही इन्हें एक न्यूज दिखता है। इसमें दो कपल ऐसा दावा कर रहे थे कि उन्होंने लेक के पास फोटो खींचते समय एक बहुत बड़े जायंट को फोटो में नोटिस किया, लेकिन आयासातो इसे हटाकर काम की न्यूज लगाती है। इसमें बताया जा रहा था कि मशहूर लॉयर राइजी को लेक के पास वाली बोट से अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल उस लेक से कुछ लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और जब देखा गया तो वहाँ राइजी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी थी। वहीं उस लेक के पानी से किसी अनजान व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक पता की जा रही है। इसे सुन नारुहितो के होश उड़ जाती हैं और नारुहितो जल्दी से भागकर राइजी की कस्टडी में उसे बात करने पहुंचता है। नारुहितो राइजी से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें कोई लॉयर डिफेंड नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी सभी लॉयर से दुश्मनी है, इसलिए तुम्हारा केस मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन राइजी इस पर साफ इनकार कर देता है क्योंकि नारुहितो अब तक बस 2 ही केसेस जीता था। इसके बाद नारुहितो और आयासातो उस लेक के पास जाते हैं जहाँ से वो अनआइडेंटिफाइड लाश मिली थी। यहाँ इस लेक में काफी भीड़ होती है क्योंकि इसी सेम लेक में उन दोनों कपल ने जायंट मॉन्स्टर को देखने का दावा किया था। इधर कई लोगों ने अपने कैमरा और माइक फिट कर रखे थे ताकि जैसे ही मॉन्स्टर पानी से निकले वैसे ही कैमरा उसे कैप्चर कर ले। इसे देख आयासातो कैमरे की फ्रीक्वेंसी चेक करने उसके माइक में जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी आयासातो का शोर सुनकर वहाँ उस कैमरे को रखने वाली रिपोर्टर आ जाती है और उन दोनों को दूर हटाने लगती है। रिपोर्टर बताती है कि मैंने ये कैमरा पिछले 3 दिनों से फिट किया हुआ है। जैसे ही वो मॉन्स्टर पानी से निकलेगा वैसे ही मेरा माइक पानी की आवाज को सेंसर करके उसकी तस्वीर ले लेगा। नारुहितो कहता है ये कैमरा छोटी छोटी आवाजें आने पर तस्वीरें खींच लेता है।
है, तो इसका मतलब जब लेक के पास गोली चली होगी तो इसने उस वक्त भी कोई ना कोई फोटो खींची होगी। आगे वो रिपोर्टर अपने कैंप पे चेक करके इन्हें एक फोटो दिखाती है। ये फोटो 11:30 बजे क्लिक हुई थी, लेकिन इसमें फॉग के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रिपोर्टर को एक और तस्वीर मिलती है और वो कहती है कि इसमें तो गन और गन पकड़ने वाला आदमी साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसे सुन नारुहितो वो फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर कहती है पहले ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन। तो यहाँ ये दोनों रिपोर्टर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसे सुन रिपोर्टर कहती है तो तुम दोनों क्रिमिनल के साइड से हो, तुम लोगों से अच्छा कि मैं ये फोटो पुलिस को दिखा दूं। वैसे भी इन फोटोज को देखकर मुझे याद आया कि मैंने ये घटना होते हुए अपनी आंखों से देखी थी। नारुहितो कहता है आपने क्या देखा था? रिपोर्टर कहती है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। आगे उसी लेक में जॉय नारुहितो से कहता है रेडियो में डेड बॉडी की आइडेंटिटी रिवील हो रही है। इसे सुन नारुहितो जॉय का रेडियो छीनकर उसमें से सुनता है कि जिसकी लाश लेक के पास मिली थी उसका नाम नाकामुरा सान था। ये नाम सुनते ही नारुहितो को याद आता है कि नाकामुरा सान DL6 केस में जॉन एडवर्ड का वकील हुआ करता था। नारुहितो कहता है मिया का मर्डर केस और 15 साल पुराने DL6 केस जुड़े हुए हैं। आगे नारुहितो इस केस के बारे में राइजी को बताता है, लेकिन राइजी कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और इस केस की तहकीकात मत करो। नारुहितो कहता है इस केस का डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारे फादर के मर्डर से भी है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान उतारने के लिए ये केस सॉल्व करना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नारुहितो के स्कूल में बच्चों के बैग से पैसे चोरी हो गए थे और इस चोरी का इल्जाम सभी ने नारुहितो पर लगाया था। वहीं नारुहितो में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सभी के बात का विरोध कर सके। तब ऐसे में नारुहितो का साथ देने राइजी खड़ा होकर कहता है किसी के पास कोई एविडेंस नहीं जिससे साबित हो सके कि नारुहितो ने ही पैसे चोरी किए थे। इसका मतलब नारुहितो बेकसूर है और नारुहितो को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जॉय कहता है हाँ राइजी सही कह रहा है, इससे हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। तो इस तरह से नारुहितो जॉय और राइजी के बीच दोस्ती हुई थी। नारुहितो प्रेजेंट में कहता है उस दिन के बाद से ही मैं तुम्हारा ये एहसान उतारना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बस एक मौका दो। राइजी कहता है ठीक है। नारुहितो कहता है अब मुझे डिटेल में बताओ कि उस रात क्या हुआ था। तब राइजी फ्लैशबैक के जरिए बताता है कि उस रात मुझे नाकामुरा ने रात 12 बजे मिलने अकेले लेक के पास बुलाया था। नाकामुरा ने इनविटेशन लेटर में ऐसा लिखा था कि मैं तुम्हें DL6 यानी तुम्हारे फादर के मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आगे हम दोनों बात करने एक बोट में बैठे, लेकिन तभी नाकामुरा ने अपने पास से एक हैंड गन निकाली, जिसे देख मैं घबरा गया। पर तभी मुझे पानी में किसी के डूबने की आवाज आई और जब मैंने देखा तो सामने नाकामुरा नहीं था। वहीं नाकामुरा की गन बोट में ही रह गई थी, जिसे गलती से मैंने टच कर लिया और अब सब समझते हैं कि मैंने ही नाकामुरा को मारा है, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि नाकामुरा की डेथ कैसे हुई। अगली सुबह राइजी के खिलाफ केस लड़ने कारुमा नाम का सीनियर लॉयर आता है। कारुमा को देख नारुहितो आसातो को बताता है कि मिस्टर कारुमा आज तक अपने 40 साल के करियर में एक भी केस नहीं हारे। इवन उन्होंने कभी संडे तक की भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन 15 साल पहले इन्होंने बस एक दिन की छुट्टी ली थी। आगे कोर्ट में राइजी को हथकड़ी पहनाते हुए पेश किया जाता है और कोर्ट की तहकीकात शुरू होती है। सबसे पहले कारुमा कहता है मैं पहले अपनी फर्स्ट विटनेस को पेश करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि कारुमा की फर्स्ट विटनेस वही रिपोर्टर थी। रिपोर्टर बताती है कि मैं अपनी कैंप के अंदर मैगजीन पढ़ रही थी, तभी अचानक से मुझे गोली चलने की आवाज आई और मैंने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ 2 लोग बोट में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बोट में सिर्फ एक ही इंसान बचे, वो थे मिस्टर राइजी। लॉयर कारुमा कहता है विटनेस रिपोर्टर ने हमें इस क्राइम के वक्त की फोटोज भी दिखाई हैं। ऐसा कहकर कारुमा वो फोटोज मॉनिटर में शो करता है। वहीं इसे देख नारुहितो कुछ समझ नहीं पाता कि वो कौन सा सवाल पूछे। तभी आयासातो चिल्लाकर रिपोर्टर से कहती है तुम सबको सच बताओ कि तुमने उस रात क्या देखा था, यहाँ एक आदमी की जिंदगी खतरे में है। रिपोर्टर कहती है मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने मिस्टर राइजी को बोट के इस तरफ साफ साफ देखा था। इसे सुन नारुहितो को कुछ क्लिक होता है और नारुहितो जज से कहता है अभी अभी रिपोर्टर ने कहा कि उन्होंने मिस्टर राइजी का चेहरा बोट में साफ साफ देखा था। अब क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इतनी फॉग में आपने मिस्टर राइजी का चेहरा कैसे देख लिया? रिपोर्टर कहती है थोड़ी देर बाद जब फॉग कम हो गई तब मैंने अपने बाइनोक्यूलर से जूम करके मिस्टर राइजी को देख लिया। नारुहितो कहता है अजीब है, आप ओरिजिनली उस लेक के मॉन्स्टर की तस्वीर लेने गई थी, इसलिए आपको आवाज सुनते ही पानी वाली मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय आपने एक नॉर्मल से बोट पर ज्यादा ध्यान दिया। इवन उनमें बैठे लोगों का चेहरा देखने के लिए फॉग के कम होने तक का वेट भी करने लगी, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ रिपोर्टर समझ जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। रिपोर्टर कहती है सॉरी मैंने झूठ बोला, असल में मैंने वो हादसा अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन मैं हमेशा से किसी केस की चश्मदीद गवाह बनना चाहती थी। ऐसा कहकर रिपोर्टर वहाँ से भाग जाती है। इसी देख जज भी ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वहीं कारुमा कहता है इस केस की विटनेस फर्जी निकली, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि मिस्टर राइजी ने मिस्टर नाकामुरा की हत्या की है, क्योंकि उस वक्त बोट में सिर्फ यही 2 लोग मौजूद थे। नारुहितो कहता है
गलत। उस वक्त बोट में एक और आदमी मौजूद था जो मिस्टर नाकामुरा को मार सकता था, और वो थे खुद मिस्टर नाकामुरा। हो सकता है कि मिस्टर नाकामुरा ने खुद को ही मारकर अपनी गन से हत्या कर ली हो। कारुमा कहता है ये बकवास है, लेकिन जज कहता है इस बात के होने की पॉसिबिलिटी लगभग 50% है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का समय समाप्त हो गया, इसलिए आगे की कार्रवाई कल होगी। अब कोर्ट से निकलने के बाद नारुहितो सीधा आयासातो से मिलने जाता है। तब आयासातो कहती है मुझे लेक के पास तुम्हें कुछ दिखाना है। आगे नारुहितो लेक के पानी के बहाव से आते हुए कुछ फलों के सरफेस को नोटिस करता है, जिससे नारुहितो को शक हो जाता है कि कोई इंसान यहाँ लंबे समय से रह रहा था। आगे नारुहितो और आयासातो को लेक के पास से कई सारी छोटी मोटी चीजें मिलती हैं, और इन्हें फॉलो करते हुए ये दोनों एक बड़ी सी झोपड़ी में पहुंचती हैं। लेकिन नारुहितो देखता है कि इस झोपड़ी में फिलहाल कोई नहीं था। आगे आयासातो एक बड़े से बलून को देखकर नारुहितो को अपने पास बुलाती है। असल में ये दोनों जॉय की शॉप में थी, और जॉय ऐसी अजीबोगरीब चीजें बनाता रहता था। तभी आयासातो नोटिस करती है कि जॉय के उस बिग बलून का फेस टेप से चिपका हुआ होता है। तब जॉय बताता है कि 4 दिन पहले इस गुब्बारे को तैयार करने के बाद जब मैं एयर टैंक से इसमें हवा भरने गया तो इसमें हवा कुछ ज्यादा ही भर गई, और उसी वक्त मेरा पाना भी टूट गया, जिससे एयर टैंक की सारी हवा उसमें घुस गई। तभी हम देखते हैं कि वो एयर बलून आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी जगह चला जाता है जहां वो कपल्स तस्वीरें खिंचा रहे थे, और वहां आते ही एयर बलून फटकर लेक के नीचे धंस गया। वहीं इसे देख कपल को ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई लेक मॉन्स्टर था। ये कहानी सुनते ही आयासातो और नारुहितो समझ जाते हैं कि लेक वाला मॉन्स्टर सिर्फ एक अफवाह थी। अगले दिन कोर्ट की तहकीकात फिर से शुरू होती है। यहाँ कारुमा कहता है हमारे हाथ इस केस का एक नया विटनेस लगा है। कल तक ये विटनेस शहर से बाहर गए थे, जिस कारण हम इन्हें ढूंढ नहीं पाए। ये विटनेस है बोट के केयर टेकर। आगे उस विटनेस को बॉक्स में खड़ा किया जाता है, लेकिन इस विटनेस को ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। तब कारुमा बताता है कि विटनेस को आज से 5 साल का कुछ भी याद नहीं कि वो कहाँ था और क्या करता था। नारुहितो कहता है ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आखिर हम ऐसे इंसान का बयान कैसे ले सकते हैं जिसकी खुद की मेमोरी ठीक नहीं है। कारुमा कहता है विटनेस को भले ही पुरानी मेमोरी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसे 3 दिन पहले का सब कुछ डिटेलिंग से याद है, इसलिए इस विटनेस की गवाही मान्य होगी। अब विटनेस दिमाग में जोर डालकर बताता है कि 3 दिन पहले मैं अपने शेड में सो रहा था, तभी मैंने गन चलने की आवाज सुनी और पुलिस को फौरन कॉल किया, लेकिन कॉल रखते ही मैंने अपने सामने खिड़की में राइजी की परछाई देखी। राइजी मेरे घर के एकदम नजदीक खड़ा होकर कह रहा था कि मैंने एक आदमी को मार डाला। इसे सुन राइजी कहता है ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। नारुहितो कहता है हाँ, हम विटनेस के इस बयान का यकीन नहीं कर सकते, इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। कारुमा कहता है तो क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे आप विटनेस के बयान को रॉन्ग साबित कर सके? तो इसे सुन नारुहितो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसके पास इसका सच में कोई एविडेंस नहीं था। तब जज फैसला सुनाता है कि राइजी विटनेस के बयान की वजह से गुनहगार साबित हो चुके हैं। तभी वहाँ पर जॉय भागते हुए आकर कहता है मुझे अभी अभी इस केस से रिलेटेड कुछ याद आया, दरअसल मैंने भी गन शॉट की आवाज सुनी थी। कारुमा कहता है अब इसका कोई फायदा नहीं, योर ऑनर जजमेंट सुना चुके हैं। नारुहितो कहता है अगर जजमेंट सुनाते वक्त एक भी विटनेस छूट जाए तो वो जजमेंट अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन कारुमा इस बात का विरोध करता है कि जजमेंट हो गया तो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। इन दोनों की बातें सुन जज कहता है मिस्टर नारुहितो की बात सही है, फैसला करने के लिए एटलीस्ट सभी बयानों के पर्सपेक्टिव को सुनना जरूरी होता है, इसलिए हमारे नए विटनेस को भी अपनी बात रखने का हक मिलना चाहिए। इसे सुन नारुहितो अपनी सीट में वापस जाता है और जॉय बताना शुरू करता है कि ठीक 3 दिन पहले रात के वक्त मैं उसी लेक में अपने बलून को बाहर निकालने गया था, तभी मैंने वहाँ गन शॉट की आवाज सुनी। वो आवाज मुझे 11:30 बजे आई थी, क्योंकि उसी वक्त मेरा फेवरेट रेडियो प्रोग्राम शुरू होता है। नारुहितो कहता है 1 सेकंड रुको, मिस्टर राइजी को लेक के पास 12 बजे बुलाया गया था, और अभी तक के सभी विटनेस ने भी यही गवाही दी कि उन्होंने गन शॉट की आवाज 12 बजे के बाद सुनी थी, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो आवाज 11:30 बजे आई थी। कारुमा कहता है इसी से साबित होता है कि मिस्टर जॉय झूठ बोल रहे हैं। जरा इस फोटो को देखिए, ये 12:15 में क्लिक हुई है जिस समय मर्डर हुआ था। तभी नारुहितो को कुछ याद आता है। नारुहितो कहता है मेरा विटनेस झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसा कहकर नारुहितो उससे भी पुरानी एक इमेज कारुमा की तरफ फेंकता है। ये इमेज ठीक 11:30 बजे क्लिक हुई थी। नारुहितो कहता है ये पिक्चर भले ही फॉग की वजह से ढक गई हो, लेकिन मेन सवाल ये है कि अगर गोली 12:15 में चली थी तो आखिर ये इमेज उससे पहले 11:30 बजे कैसे क्लिक हो गई? इसका मतलब विटनेस का बयान सही है और रियल में कत्ल 11:30 बजे हुआ था। मेरे मुताबिक 11:30 बजे ही उस अनजान किलर ने मिस्टर नाकामुरा को मार डाला था और फिर खुद नाकामुरा जैसे कपड़े पहनकर 12 बजे के करीब मिस्टर राइजी को बोट में मिलने बुलाया। वहाँ गन शॉट की आवाज सुनकर जैसे ही मिस्टर राइजी पीछे हुए, वैसे ही असल हत्यारा बोट से कूदकर तैरते हुए लेक से दूर भाग गया। वहीं इस दौरान राइजी हत्यारे की गन
गन पकड़ चुके थे। इसलिए अगली सुबह जब लेक में मिस्टर नाकामुरा की लाश मिली तो सबने इसका दोषी मिस्टर राइजी को ही समझा। कारुमा कहता है, तो तुम्हारे अनुसार वो अनजान हत्यारा कौन हो सकता है? नारुहोदो कहता है, इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आदमी आ रहे हैं और वो है बोट के मालिक, जिन्होंने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें कोर्ट में फिर से पेश किया जाए। तो जज इसकी अनुमति दे देता है, लेकिन तभी एक आदमी बताता है कि वो विटनेस उस बयान के बाद से ही गायब है। जज कहता है, ठीक है, फिर उस विटनेस को ढूंढा जाए और आगे की कार्रवाई हम कल करेंगे। आगे नारुहोदो आयासातो के साथ उस बेनाम विटनेस की झोपड़ी में जाता है, लेकिन वो विटनेस यहाँ भी नहीं था। तभी आयासातो को यहाँ से कुछ पेपर्स मिलते हैं। इन पेपर्स में मर्डर से जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई थी। इसे देखकर नारुहोदो हैरान होता है, पर तभी इतने में ही कोई इन्हें शॉक देकर दोनों को बेहोश करके वो कागज उनके हाथों से निकाल लेता है। आगे होश आने पर नारुहोदो राइजी को बताता है कि उस कागज से हमें बस इतना पता चल पाया कि इस सब में कोई मास्टरमाइंड इंक्लूडेड है। उसी मास्टरमाइंड ने आइसुके, जिसने मिस मिया का खून किया था, उसे उनके घर वायर टैप लगाने को कहा था। राइजी कहता है, नारुहोदो अभी तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? नारुहोदो कहता है, उसमें लिखा था कि नाकामुरा और लॉयर राइजी से बदला लेने का समय आ गया है। उन दोनों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी। तुम्हें वो DL6 केस तो याद ही होगा। इसे सुन राइजी को कुछ याद आता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि राइजी के फादर मिस्टर पार्क एक मर्डर केस को लड़ रहे थे और इसमें भी पार्क के विरोधी वकील मिस्टर कारुमा थे। कारुमा कहते हैं, मिस्टर पार्क के क्लाइंट के घर से हमें ये पिस्तौल मिली। इसे देख पार्क हैरान होता है। अब कारुमा एनालिसिस सिस्टम ऑन करके उस गन से मिली बुलेट और चली हुई बुलेट को मैच करने बोलता है, तो वो दोनों बुलेट्स 100% मैच हो जाती हैं। कारुमा कहता है, जैसा मैंने सोचा था, गुनहगार आपके सामने है। आगे फैसला होने के बाद पार्क एविडेंस रूम में जाता है और उस केस के गन को निकालने लगता है। वहीं इधर पार्क के पीछे पीछे राइजी भी छिपते हुए आ गया था। तभी अचानक से उस कमरे में एक तीसरा आदमी आकर पार्क को एविडेंस से छेड़छाड़ करते हुए देख लेता है और पार्क के करीब बढ़कर उसे रोकने लगता है। तभी राइजी ये सब देखकर अपने फादर की मदद करने उस अनजान आदमी को दांत से काट लेता है, जिससे वो आदमी राइजी को जोर का धक्का देता है और राइजी शेल्फ से टकराकर बेहोश हो जाता है। लेकिन पार्क और उस आदमी के फाइट के बीच पार्क की गन नीचे गिरकर राइजी को टच हो जाती है और फिर राइजी वापस होश में आकर उस गन से किसी को शूट कर देता है। प्रेजेंट में राइजी कहता है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, शायद मैं उस टाइम बेहोश हो गया था। तभी वहाँ आयासातो आकर बताती है कि मिस्टर आइसुके की जेल में हत्या हो गई है। नारुहोदो कहता है, ये हत्या हुई नहीं बल्कि करवाई गई है। जरूर उसी मास्टरमाइंड ने आइसुके को जानबूझकर मरवाया है। आगे रात में नारुहोदो DL6 केस की फाइल पढ़ता है तो इसमें उसे मिस्टर जॉन एडवर्ड की वाइफ सायोरी सान का नाम लिखा मिलता है। फिर मूवी केस के तीसरे और आखिरी दिन पर शिफ्ट होती है, क्योंकि अगर आज केस का फैसला नहीं हुआ तो ये केस हमेशा के लिए पेंडिंग रह जाएगा। तभी रास्ते में जाते वक्त नारुहोदो से एक ऑफिसर आकर कहता है, मिस मिया के केस की तहकीकात खत्म हो गई है, तो हम आपको उनके केस के एविडेंस लौटाना चाहते हैं। इसे सुन नारुहोदो आयासातो को ऑफिसर के साथ एविडेंस लेने भेज देता है। फिर कुछ समय बाद ये दोनों कोर्ट में होते हैं और यहाँ नारुहोदो के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि नारुहोदो का पूरा स्टेटमेंट उसी होमलेस विटनेस पर टिका हुआ था। लेकिन उस विटनेस की तलाश पुलिस अभी तक कर रही थी, जिस वजह से कोर्ट का समय जाया हो रहा था। इसलिए जज इस केस को रद्द करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उस बेनाम विटनेस को पकड़ लाता है। इंस्पेक्टर यहाँ उस विटनेस के पेट बर्ड को भी पकड़ लाया था, क्योंकि वो दोनों साथ में मिले थे। विटनेस आगे बताता है कि मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि सायोरी सान के लिए दाना लाने गया था। असल में मेरी पैरट का नाम सायोरी है। इसे सुन नारुहोदो का शक पक्का हो जाता है और नारुहोदो विटनेस से कहता है, आपका बयान जानने से पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ। कारुमा कहता है, बेकार की बातें मत करो, विटनेस को उसके पुराने कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। नारुहोदो कहता है, तो मैं याद दिलाता हूँ, विटनेस का असली नाम जॉन एडवर्ड है और जॉन एडवर्ड ने अपनी मरी हुई वाइफ के नाम पर ही अपने पैरट का नाम सायोरी सान रखा है। कारुमा कहता है, इसका तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? नारुहोदो कहता है, फिंगरप्रिंट्स। अगर डाटाबेस से विटनेस के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो यही आदमी जॉन एडवर्ड होगा। तभी विटनेस कहता है, सॉरी, लेकिन मेरे फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए मिट चुके हैं। कारुमा बताता है, दरअसल विटनेस के फिंगरप्रिंट्स एक फैक्ट्री में काम करते वक्त जल गए थे। जज कहता है, अगर आज साबित नहीं हुआ कि विटनेस ही जॉन एडवर्ड है तो ये केस इधर ही रुक जाएगा। तभी नारुहोदो को उस तोते सायोरी की आवाज आती है, जिसे ऑफिसर चुप कराने की कोशिश कर रहा था। नारुहोदो जज से कहता है, मेरे पास जॉन एडवर्ड के अलावा एक और विटनेस है। आगे हम विटनेस बॉक्स
बॉक्स में सायोरी नाम के उस तोते को देखते हैं। इधर जब भी नारुहितो सायोरी से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो सायोरी बार बार रैंडम से नंबर बोलता है, जैसे कि 285। इसे सुन नारुहितो को लगता है कि सायोरी उसके किसी काम का नहीं, पर तभी नारुहितो की नजर उसके पास वाले फाइल पर पड़ती है और नारुहितो स्क्रीन में दिखाता है कि जो नंबर सायोरी बोल रहा है सेम उसी डिजिट वाले डे पर सायोरी सान का बर्थडे आता है। कारुमा कहता है ये सब बस इत्तेफाक की बातें हैं, इसे कोई साबित नहीं कर सकता कि विटनेस ही जॉन एडवर्ड है। इसे सुन नारुहितो सायोरी के पास जाकर उसे चिड़ियों वाला खाना खिलाता है और उसे थोड़ा फ्रेंडली वे में ट्रीट करता है। तभी सायोरी खुश होकर कहता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ जॉन एडवर्ड। इसे सुन नारुहितो कहता है विटनेस के तोते ने अभी अभी जॉन एडवर्ड का नाम लिया, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस आदमी ने मिस्टर पार्क को रंगे हाथों पकड़ा था वो असल में जॉन एडवर्ड ही थे। अब असली पहचान बाहर आने पर एडवर्ड कहता है हाँ मैं ही एडवर्ड हूँ और मैंने ही नाकामुरा को मारा था। जज कहता है 15 साल पहले नाकामुरा ही वो लॉयर था जिसने तुम पर मिस्टर पार्क को मारने के चार्जेस लगाए थे। एडवर्ड कहता है हाँ लेकिन मैंने पार्क को नहीं मारा था, उस औरत ने भविष्यवाणी में नाकामुरा को मेरा नाम बताया था और तब से नाकामुरा मेरे पीछे पड़ गया। नाकामुरा मुझसे पार्क के मर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए बार बार फोर्स करता रहा और इसी सिलसिले में मुझे हर दिन कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, लेकिन आखिर में मुझे कोर्ट ने निर्दोष साबित करार करके छोड़ दिया। पर जब मैं जेल से बाहर निकला तो अब सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत नहीं बची थी, सभी ने मुझे हत्यारा मान लिया था और मेरे घर में हत्यारे वाले नोट्स चिपका दिए थे। यहाँ तक मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ मेरी वाइफ सायोरी सुसाइड कर चुकी थी। दरअसल सायोरी को भी लोगों ने यकीन दिलवा दिया था कि मैं ही केस का हत्यारा हूँ। इसके बाद मैं सदमे में चला गया और सायोरी की रिकॉर्डिंग सुनने लगा। उसमें सायोरी ने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। बार बार ये रिकॉर्डिंग सुनने से मेरे तोते ने ये बात रट ली। तभी एक दिन घर आते ही मुझे मेरे एक बॉक्स खोलने पर एनवलप, एसिड और गन मिली। जब मैंने उस एनवलप को खोला तो उसमें एक लेटर था कि नाकामुरा और मिस्टर पार्क राइजी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें याद है ना DL6 वाला केस? तो इसे पढ़ने के बाद मैंने बॉक्स में मिले एसिड से अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स चला दिए और नाकामुरा को मारकर उसके मर्डर में राइजी को फंसाकर अपने घर वापस चला गया। ऐसा कहकर जॉन एडवर्ड रोने लगता है। जज कहता है अगर तुमने नहीं तो पार्क को 15 साल पहले किसने मारा था? तब राइजी कन्फेस करता है कि उन्हें मैंने मारा था। असल में उस वक्त मिस्टर पार्क यानी मेरे फादर एविडेंस से छेड़छाड़ करने एविडेंस रूम गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें मिस्टर जॉन एडवर्ड ने रोक लिया, जिस कारण दोनों में हाथापाई हुई। लेकिन इस दौरान मेरे फादर की गन मेरे हाथ लग गई। यहाँ मैं उस गन से बस अपने फादर को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने वो गन जॉन की तरफ फेंकी, लेकिन गन जॉन से टकराते ही फायर हो गई और शायद उसी से मेरे फादर मारे गए। मैं इस पूरे सिनेरियो को नहीं देख पाया कि मेरे फादर कैसे मरे, क्योंकि उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया था। कारुमा कहता है यानी तुम ही अपने फादर के खूनी थे। नारुहितो कहता है मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि स्टोरेज रूम के डाटा के अकॉर्डिंग हादसे से पहले उस गन में 2 बुलेट्स थे, लेकिन हादसे के बाद एक भी नहीं बचे। मान लेते हैं कि मिस्टर राइजी से एक बुलेट चल गई थी, लेकिन फिर वो दूसरी बुलेट कहाँ गई? कारुमा कहता है ये सब बकवास है। अगर एविडेंस रूम में 2 बुलेट्स चलती तो दोनों बुलेट्स वहाँ कहीं से मिल जाती। नारुहितो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि जिसने दूसरी बार गोली चलाई थी वही गोली हादसे के बाद अपने साथ ले गया। जज कहता है भला ऐसा कोई क्यों करेगा? तो नारुहितो भी सोच में पड़ जाता है। इस दौरान आयासा तो अपनी लॉकेट के जरिए मिया की आत्मा को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और तभी अचानक नारुहितो को फिर से मिया दिखती है। मिया नारुहितो से कहती है तुम्हारा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। ऐसा कहकर मिया फिर से वहाँ से गायब हो जाती है। अब नारुहितो कुछ सोचते हुए कहता है शायद मजबूरी के कारण किलर को दूसरी बुलेट अपने साथ ले जानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल जो गोली मिस्टर राइजी से गलती से चली थी वो गोली किलर की बॉडी में जाकर फिट हो गई, जिस कारण किलर को मजबूरन उस गोली के साथ ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। जज कहता है तुम्हारा मतलब एविडेंस रूम में उस वक्त कोई चौथा आदमी भी था? नारुहितो कहता है हाँ, मिस्टर पार्क और जॉन एडवर्ड के अलावा बस एक ही आदमी था जिसके वहाँ होने की संभावना है, और वही आदमी उस वक्त DL6 केस से जुड़ा हुआ था। वो थे आप, लॉयर कारुमा। आपने अपने पिछले 40 साल के करियर में बस एक ही दिन की छुट्टी ली थी, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उस दिन आपको एविडेंस वाली गन से गोली लग गई थी। कारुमा कहता है अगर ऐसा है तो उस गोली को मेरी बॉडी से निकालने का कोई मेडिकल रिपोर्ट या एविडेंस होना चाहिए। नारुहितो कहता है वो एविडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अभी तक वो गोली अपनी बॉडी में ही दबा रखी है। ऐसा कहकर नारुहितो अपने दोस्त जॉय से उसका मेटल डिटेक्टर लेता है और कारुमा की बॉडी को डिटेक्ट करता है, तो वो मेटल डिटेक्टर कारुमा के कंधे पर आकर अपने आप साउंड करने लगता है।
यानी बुलेट यही थी। कारुमा कहता है, हाँ तुम सही हो, एक बुलेट मेरे कंधे में लगी थी, लेकिन ये बुलेट DL6 केस वाली बुलेट नहीं है और इस बात को तुम साबित भी नहीं कर सकते। नारुहितो जज से कहता है, अपने शक को पूरा करने के लिए मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि वह मिस्टर कारुमा के कंधे में लगी बुलेट को DL6 केस एविडेंस वाली गन से कंपेयर करे। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है कि DL6 गन और बुलेट एविडेंस रूम से चोरी हो गए हैं। इसे सुन जज और सभी हैरान होते हैं। वहीं कारुमा खुश होता है। नारुहितो खुद से कहता है, मैं इतनी दूर आने के बाद ऐसी ही केस नहीं आ सकता। ऐसा कहकर नारुहितो मेज पर हाथ मारता है, जिससे पास रखी बुक फिसलती है और उससे मिया के क्लॉक वाले पुतले को धक्का लगता है और वो क्लॉक सीधा नीचे गिरकर टूट जाती है। लेकिन इस स्टैचू के अंदर कुछ था। इसे देख नारुहितो कहता है, तो मिया ने अपनी जिंदगी इस एविडेंस के लिए दांव में लगा दी ताकि इसे कोई दूसरा ना चुरा सके। अब नारुहितो आगे बढ़कर वो एविडेंस दिखाता है। असल में ये एविडेंस DL6 में यूज हुई वही बुलेट थी। इसकी मार्किंग और टाइम अगर कारुमा के बुलेट से मैच हो गई तो कारुमा का गुनाह साबित हो जाएगा। तब कारुमा कहता है, मैं ये बात मानता हूँ कि इसी के गन से निकली दूसरी बुलेट मुझे गलती से लगी थी, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने मिस्टर पार्क का खून किया था। भला मेरे जैसा सक्सेसफुल लॉयर किसी दूसरे लॉयर को क्यों मारेगा? नारुहितो कहता है, क्योंकि आपको पता चल गया था कि मिस्टर पार्क के हवाले आपकी गर्दन है। दरअसल मिस्टर पार्क ने वो रहस्य पता कर लिया था जिसकी वजह से आप 40 साल से हर एक केस जीतते आ रहे थे। 15 साल पहले DL6 केस जिसे मिस्टर पार्क लड़ रहे थे, उसमें आपने बुलेट के निशानों को मैच करा के मिस्टर पार्क के क्लाइंट को दोषी साबित किया था। अब मैं फिर से उस बुलेट से मिले डेटा को एविडेंस वाली गन से मैच करने वाला हूँ। इस बुलेट को मिया फेस स्टैचू में छिपाकर गई थी। ऐसा कहकर नारुहितो वो बुलेट स्कैनर की तरफ उछालता है और स्कैनिंग करने के बाद दिखाते हैं कि वो बुलेट गन से 0% यानी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। मतलब मिस्टर कारुमा ने उस वक्त डाटा मैच कराते वक्त धोखा किया था और मिस्टर पार्क को इस पर शक हो गया था। इसलिए मिस्टर पार्क असली एविडेंस वाली बुलेट लेने गए थे ताकि उसे फिर से मैच कर सके। वहीं ये सब छिपते हुए कारुमा देख रहा था। तभी वहाँ जॉन और पार्क की लड़ाई होने लगी, जिसे देख राइजी ने जॉन की तरफ गन फेंक दिया। तब गन की बुलेट जाकर सीधा कारुमा को लगी। यहाँ गन फेंकते ही राइजी और जॉन एडवर्ड बेहोश हो गए थे, लेकिन पार्क होश में था। तभी कारुमा ने गन लेकर पार्क को मौके पर ही मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मिस्टर पार्क की वजह से उनके 40 साल की धोखाधड़ी वाले करियर में कलंक ना लगे। कारुमा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उस रात ऐसा ही हुआ था। वैसे भी एक लॉयर को सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लॉयर जितने एविडेंस साबित कर पाएगा वो उतना ही सही है। यही लॉयर का असली काम है। नारुहितो कहता है, लॉयर का असली काम सच को छिपाना नहीं बल्कि सच को सामने लाना है, जो आपने बिल्कुल नहीं किया। फिर वहाँ कारुमा को लेने पुलिस आ जाती है और कारुमा उनके साथ चले जाते हैं। तब यहाँ जज फैसला सुनाता है कि इस केस को मिस्टर नारुहितो ने जीत लिया है और अब राइजी बिल्कुल फ्री है। इसी फैसले के साथ ये मूवी इधर एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।